स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आशीष शॉर्ट्स में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर 12। ठीक है दोस्तों, क्लास 12 चैप्टर 12, ठीक है, जिसका नाम है औपनिवेशिक शहर। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से शहर जो थे बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध औपनिवेशिक शहर थे, उसका नियोजन किस प्रकार से हुआ था, वो किस प्रकार से विकास कर रहे थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो औपनिवेशिक शहर है इसका अर्थ क्या है। ठीक है, सोचिए जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे कि आप समझ पा रहे हैं कि ये एक शहर है। ठीक है, ये एक शहर है और यहाँ पे सोचिए कि एक समूह है। ठीक है, ये एक समूह इस बड़े क्षेत्र में जाके शासन करने लगे तो ये जो है क्षेत्र, ये जो शहर है, ये एक औपनिवेशिक शहर कहलाएगा। ठीक है, नहीं समझ पाए तो फिर से मैं एक एग्जाम्पल दूं जैसे कि आप समझ पाएंगे। जैसे कि हम लोग का देश है भारत। ठीक है, भारत है, भारत में हम लोग का आपको पता होगा कि जो ब्रिटिश है, जो इंग्लैंड है, वो हमारे देश पे आके कब्जा किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे शासन करने लगे थे। तो ये जो हमारा देश हुआ था उस टाइम हमारा देश जो था वो था औपनिवेशिक देश। ठीक है, और ये जो है देश हमारा भारत, इसके अंदर कौन कौन से शहर थे, कौन कौन से औपनिवेशिक शहर थे, किस किस शहर में ज़्यादा शासन कर रहे थे जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा शहर जो है वो विकास कर रहे थे, सारी चीज़ें जो हैं इस चैप्टर में देखेंगे दोस्तों। और ये आपको पता चल गया कि औपनिवेशिक शहर किसे कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता चल गया तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो औपनिवेशिक शहर है इसके स्रोत कहाँ से हमको प्राप्त होते हैं इससे पहले जानिए। ठीक है, पहला पॉइंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड्स। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पता होगा इंग्लैंड के द्वारा एक बसाई गई कंपनी थी भारत में। ठीक है, तो इसके जो रिकॉर्ड्स थे इससे हमको पता चलता है यहाँ के औपनिवेशिक शहर के बारे में। उसके बाद जनगणना, आपको पता होगा कि हमारे देश में हर 10 साल के बाद जनगणना होती है। ठीक है, तो इसके जो रिपोर्ट है उससे पता चलता है कि यहाँ के औपनिवेशिक शहर में किस तरह के व्यक्ति रहते थे। ठीक है, तो ये सारे के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद जो है हमारा तीसरा पॉइंट वो है नगर पालिका रिपोर्ट। ठीक है, नगर पालिका आप पता होगा नगर पालिका क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप पिछले क्लासेस में पढ़े हैं। ठीक है, तो ये जो नगर पालिका की रिपोर्ट्स हैं इससे भी हमें पता चलता है कि ये जो औपनिवेशिक शहर है किस प्रकार से विकसित कर रहे थे, किस प्रकार से इन लोग का डेवलपमेंट हो रहा था, सारी चीज़ें जो है ये तीनों जो है स्रोतों से हमें पता चलती है। ठीक है, तो ये जो तीनों स्रोत हैं दोस्तों, ये तीनों स्रोत जो है हमारे जो इस चैप्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये स्रोत अगर नहीं प्राप्त होते तो शायद ये चैप्टर हमारा यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, तो ये स्रोत जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। 1900 से 1940 की अवधि के दौरान शहरी आबादी लगभग 10% से बढ़कर 13% हो गई। इससे आपको क्या पता चला कि थोड़ी थोड़ी आबादी जो है शहर में जो है बढ़ती गई। ठीक है, 18वीं शताब्दी के अंत के दौरान मद्रास, मुंबई, कोलकाता, ये जो तीनों शहर है दोस्तों, ये जो तीनों महत्वपूर्ण बंदरगाह है, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि इस चैप्टर में ये जो है महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। ठीक है, किस कालखंड में ना, 18वीं शताब्दी में। ठीक है, ये जो 18वीं शताब्दी है इस समय में जो है ये तीन मैंने आपको बताया बंदरगाह, ये तीनों बंदरगाह जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ये जो है बंदरगाह बहुत ही ज़्यादा मशहूर थे उस समय के। ठीक है, तो ये तीनों के नाम आपको याद होना चाहिए और ये तीनों के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। ठीक है, आप वीडियो में सिर्फ बने रहें। ठीक है, अब आगे समझिए। सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग ने नस्लीय रूप से विशिष्ट क्लब, रेस कोर्स और थिएटर बनाए। ठीक है, इतना पता चला, क्लब बनाया, रेस कोर्स बनाया, थिएटर बनाया। परिवहन के लिए साधनों जैसे घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ी, ट्राम, बस आदि के विकास ने लोगों को अपने काम के स्थानों से दूर के स्थानों तक रहने की सुविधा प्रदान की। अर्थात इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि इस समय जो है बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी का विकास हो गया था, बहुत ही ज़्यादा परिवहन का निर्माण होने लगा था। ठीक है, बहुत ही चीज़ों का यहाँ पे बनाई जाने लगी थी, जैसे कि मैं आपको बताया क्लब, रेस कोर्स, थिएटर, गाड़ी, ट्राम, ये जो गाड़ी हो, ये सब सारा मैं आपको जो बता रहा हूँ परिवहन, ये परिवहन जो है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाए जाते थे। जैसे कि वर्तमान में आप समझिएगा, जैसे कि साइकिल है, गाड़ी है, ठीक है, कार है, एरोप्लेन है, सारी चीज़ें जो है आज के आज के समय में जो है वर्तमान में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का विकास हो गया है। लेकिन उस समय भी जो है इस तरह की बनाई जाती थी। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये है एक ट्राम का चित्र। ठीक है, ये जो है कलकत्ता में एक सड़क पर चलती ट्राम की गाड़ियाँ। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये ट्राम की गाड़ियाँ हैं। ठीक है, हर जगह के शासक बहनों के माध्यम से अपनी शक्ति को व्यक्त करने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, हर जगह जो शासक हैं वो अपनी शक्ति को दिखा रहे थे। ठीक है, कई भारतीय ने वास्तुकला की
यूरोपीय शैलियों को आधुनिकता और सभ्यता के प्रतीक के रूप में अपनाया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब आगे समझिए कि जो औपनिवेशिक शासन जो है वो शहर में किस प्रकार से थे, अर्थात तो जो शहर थे। औपनिवेशिक शासन कहने का मतलब क्या है, ये जो औपनिवेशिक शासन है ये किन लोग का है, ना अंग्रेजों का है। और कहाँ पे अंग्रेज जो है शासन कर रहे हैं, ना भारत में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पता चला कि यहाँ पे भारत का शासन, मतलब भारत पे जो है अंग्रेजों का शासन हो रहा है। ठीक है, इतना आपको पता चला। तो ये औपनिवेशिक शासन कहने का मतलब है ये है अंग्रेजों को बोला जा रहा है, और ये जो शहर है ये भारत के कुछ महत्वपूर्ण शहरों का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको समझ में आया कि जो अंग्रेज हैं, ये जो औपनिवेशिक शासन है अंग्रेज, वो जो है शहर में किस तरह से अपना शासन कर रहे थे। ठीक है, ये आपको हेडिंग पता चल गया। अब चलिए समझते हैं। पश्चिमी विश्व के ज़्यादातर भागों में आधुनिक शहर औद्योगिकरण के साथ सामने आए थे। कलकत्ता, मुंबई, मद्रास का महत्व प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में तेजी से बढ़ रहा था। ये जो शहर है दोस्तों, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, ये तीनों शहर जो है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहे थे उस समय में। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट करना है कि जो मद्रास है ये वर्तमान में किस राज्य में पड़ता है। ठीक है, आपको कमेंट करना है। यह शहर भारत में ब्रिटिश सत्ता के केंद्र बन गए थे। ठीक है, ये जो है ब्रिटिश सत्ता, मैंने आपको बताया जो अंग्रेज है उनका यहाँ पे शासन हो रहा था। तो ये जो ब्रिटिश सत्ता है, ब्रिटिश शासन है, इन लोग का केंद्र बन गया था। कौन सा क्षेत्र, न कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, ये जो क्षेत्र बताएं यहाँ पे। ठीक है, ये आपको समझ में आया। उसी समय बहुत सारे दूसरे शहर कमजोर पड़ते जा रहे थे। जब ये शहर का विकास होने लगा था, उसके बाद जो ब्रिटिश सत्ता है, ब्रिटिश शासन है, ये यहाँ पे अपना शासन करने लगी, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा फोकस देने लगी। उस कारणवश जो है बहुत सारे अलग अलग जो क्षेत्र थे वो जो है कमजोर पड़ने लगे। खास चीज़ों के उत्पादन वाले बहुत सारे शहर इसलिए पिछड़ने लगे क्योंकि वहाँ जो चीज़ बनाई जाती थी उनकी मांग जो है घटती गई। अर्थात ये जो चीज़ें यहाँ पे बनाई जाती थी वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती थी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती थी, बहुत ज़्यादा आवश्यक होती थी। ठीक है, जिस कारणवश जो है अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग शहर में जो है जितनी भी चीज़ें बनाई जाती थी उसका कहीं ना कहीं जो है इन लोग का घटा होने लगा था। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ने लगे थे। ठीक है, इसी प्रकार जब अंग्रेजों ने स्थानीय राजाओं को हरा दिया था, और इस प्रकार यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे कि सोचिए कि ये एक क्षेत्र है, ये एक क्षेत्र है, ये एक क्षेत्र है। ठीक है, तो जब अंग्रेजों का शासन हुआ तो अंग्रेजों जहाँ इस क्षेत्र के जो राजा है यहाँ पे इसको कब्जा कर लेता है, फिर से यहाँ के जो राजा है उसको हरा के इस क्षेत्र को कब्जा कर लेता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है जितने भी क्षेत्र हैं वो सारे को जीत के वहाँ पर कब्जा कर लेते हैं और शासन के नए केंद्र पैदा कर देते हैं, और क्षेत्र सत्ता को पुराने केंद्र ढह गए। अर्थात ये जो है अपने मनमानी के अनुसार जो है अंग्रेज यहाँ पे शासन करना स्टार्ट कर देते हैं। इस प्रक्रिया को अक्सर विशहरीकरण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो विशहरीकरण है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप इस तरह से बता सकते हैं। ठीक है, मछलीपट्टनम, सूरत और श्रीरंगपट्टनम जैसे शहरों का 19वीं सदी में काफ़ी ज़्यादा विशहरीकरण हुआ। ठीक है, विशहरीकरण मैंने आपको बता दिया। तो ये जो क्षेत्र है मछलीपट्टनम, सूरत, श्रीरंगपट्टनम, तो ये जो क्षेत्र है दोस्तों मैंने आपको बताएं, ये जो तीनों क्षेत्र हैं ये जो है बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे विशहरीकरण होने लगा था। ठीक है, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में केवल 11% लोग जो है वो शहर में रहते थे। ठीक है, ऐतिहासिक शहर दिल्ली 1911 ईस्वी में एक धूल भरा छोटा सा कस्बा बनकर उभरा। ठीक है, बनकर रहा था। ठीक है, और परंतु 1912 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनने के बाद जो है इसमें दोबारा जान आ गई। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि जो है दिल्ली ये कहीं ना कहीं एक छोटा सा कस्बा बनकर रह गया था। ठीक है, लेकिन जब ब्रिटिश शासन आया तो ब्रिटिश ने जब इस दिल्ली को अपना राजधानी बनाया, ठीक है, तो उस समय में क्या हुआ कि ये जो दिल्ली है ये फिर से जो है अपना पद पे आ गई, बहुत ज़्यादा फिर से ये प्रसिद्ध हो गई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाने लगा इसको। ठीक है, तो किसके कारण ये जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, ना ब्रिटिश के कारण। ठीक है, तो जब ब्रिटिश यहाँ पे आती है तो दिल्ली पे जो आप अपना राजधानी बनाती है तो उस समय जो है ये दिल्ली बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाता है। ठीक है, मछलीपट्टनम 17वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में विकसित हो गया। मैंने आपको बताया कि जो मछलीपट्टनम है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया था। किस समय, ना 17वीं शताब्दी के दौरान। दोस्तों आपको डेट सहित ये जो है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, डेट सहित 18वीं शताब्दी के आखिर में जब व्यापार बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में नए ब्रिटिश बंदरगाहों पर केंद्रित होने लगा तो उसका महत्व जो है घटने लगा। अर्थात इसमें आप क्या समझ पाए कि जब
कब? 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी के जो अंतिम जो ईयर होता है, साल होता है, उसमें क्या होने लगा कि जब व्यापार बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में जाने लगे तो ये जो बंदरगाह है केंद्रित होने लगे, तो उसका जो है महत्व घटने लगा। ठीक है, तो इस तरह आप समझ पाए। अब आगे समझिए कि कस्बा क्या होता है। ठीक है, कस्बा जो मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया कि जो दिल्ली है वो एक छोटा सा कस्बा के रूप में उभरने लगा था, लेकिन जब ब्रिटिश का शासन होने लगा, जब उसको अपना राजधानी बना दिया गया, तब जो है दिल्ली फिर से एक प्रसिद्ध शहर बन गया। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है वो कस्बा जो था, वो कस्बा होता क्या है इसके बारे में थोड़ा समझिए। कस्बा विशिष्ट प्रकार की आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र थे। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि आर्थिक और सांस्कृतिक इसके केंद्र थे यहाँ पर। और मैं आपको ये तो आपको पता ही होगा कि आर्थिक इसमें क्या होता है और सांस्कृतिक इसमें क्या होता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर शिल्पकार, व्यापार, प्रशासक और शासक रहते थे। ठीक है, एक ही प्रकार से शाही शहर और ग्रामीण अंचल के बीच का स्थान था। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप समझ सकते हैं कस्बा के बारे में। अब आगे समझिए कि जो शहर थे उसकी स्थिति किस प्रकार से थी। ठीक है, जब औपनिवेशिक काल यहाँ पे, अर्थात जब औपनिवेशिक शासन अर्थात अंग्रेजों का शासन जब हम लोग का देश में पड़ा, हम लोग के देशों के अंदर जितने भी शहर थे वहाँ पे पड़ा, तो उस समय जो है शहरों की स्थिति किस प्रकार से थी। औपनिवेशिक काल में 3 प्रमुख बड़े शहर विकसित होने लगे। मैंने आपको क्या क्या नाम पहले ही बता दिया था और फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, आपको ये तीनों नाम याद होना चाहिए। ठीक है, पहला नाम था मद्रास, वहीं दूसरा नाम था कोलकाता और तीसरा मुंबई। दोस्तों ये तीनों नाम आपको बहुत ही अच्छे ढंग से याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो तीनों है, ये तीनों जो शहर है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध होने लगे थे उस समय के। ठीक है, जब औपनिवेशिक काल यहाँ पे आता है, जब हम लोग का अंग्रेजों का शासन यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, तो तीनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तीनों शहरों के नाम आपको याद होने चाहिए। ये तीनों शहर मूलतः मत्स्य ग्रहण तथा बुनाई के गांव थे। बुनाई के गांव थे और मत्स्य ग्रहण के गांव थे। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये जो तीनों क्षेत्र हैं इसमें जो है मत्स्य ग्रहण होता था, अर्थात मत्स्य का कहने का मतलब है मछली। तो मछली पालना, पकड़ना, इस तरह का कार्य जो है यहाँ पे होता था। वहीं पर जो है बुनाई का कार्य होता था। ठीक है, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के कारण महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। और ये जो है ब्रिटिश का जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसके दौरान जो है ये जो शहर थे वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होने लगे थे। ठीक है, बाद में शासन के केंद्र बने और इन्हें जो है प्रेसिडेंसी शहर कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए दोस्तों कि ये जो है प्रेसिडेंसी शहर किस प्रकार से इसका नाम प्रेसिडेंसी शहर कहा जाने लगा, ये प्रेसिडेंसी शहर होता क्या है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने आपको समझा दिया है। शहरों का महत्व इस बात पर निर्भर करता था कि प्रशासन तथा आर्थिक गतिविधियों का केंद्र कहाँ है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है कि किसी भी शहर है उसका महत्व कब, इसको मतलब कोई भी एक शहर है, सोचिए कि ये एक शहर है तो इसका महत्व क्या है, इससे ये आप कैसे पता कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि आप कोई शहर में रहते हैं, आपका कोई शहर का नाम है, तो ये अपना शहर को आप किस प्रकार से जानिएगा कि आपका शहर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका बात तो उस समय इस तरह की बात पर निर्भर करता था कि वहाँ पे प्रशासन अर्थात जो भी राजा वहाँ पे रहते थे वो उसका रहन सहन कैसा होता था, वो अपना शासन किस प्रकार से चलाता था और वहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ किस प्रकार से थी। ठीक है, ये सारी चीज़ के ऊपर जो है शहरों का महत्व जो है वहाँ पे निर्भर होता था। ठीक है, क्योंकि वहीं रोजगार और व्यापार तंत्र मौजूद होते थे। ठीक है, अगर कोई शहर है और यहाँ पे किसी के लिए रोजगार ही प्राप्त नहीं है, किसी का व्यापार ही नहीं होता है, तो दोस्तों ये जो शहर है इसका जो है महत्व बहुत ज़्यादा कम होगा। लेकिन उसी के मुकाबले यदि किसी छोटा सा ही शहर है, चलिए छोटा सा ही शहर है, लेकिन इसमें जो है व्यापार के लिए सभी व्यक्तियों को, सभी निवासियों को रोजगार मिलता है, व्यापार करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोग का इनकम आता है, आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं अच्छी होती है। तो इसके कारणवश जो है ये इस शहर का जो है महत्व ज़्यादा होगा। लेकिन वहीं पर जो है किसी क्षेत्र पर रोजगार नहीं मिलता है किसी भी इंसान को, तो उस क्षेत्र को जो है कम महत्व प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि किस प्रकार से वहाँ पे महत्व को दिया जाता था किसी भी शहर को। ठीक है, इतना आपको पता चल गया, तो आप आगे समझिए। मुगलों द्वारा बनाए गए शहर प्रसिद्ध थे। अब ये मुगल के बारे में तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने चैप्टर 9 में बहुत ही अच्छे ढंग से विस्तार से बताया था, जिसका नाम था शासक और इतिवृत्त। इस चैप्टर में मैंने आपको मुगल साम्राज्य के बारे में हर एक वो टॉपिक बताया था जो कि आपके एग्जाम के लिए, आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए, सारी चीज़ के बारे में, सारे चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, अब आपको पता होगा मुगल साम्राज्य के बारे में। अगर यदि आपको पता है दोस्तों तो आप कमेंट कीजिए कि ये जो मुगल साम्राज्य है इसकी स्थापना किसने की थी और कब की थी। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपको याद है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, मुगल द्वारा बनाए गए
प्रसिद्ध शहर, जनसंख्या के केंद्रीकरण थे, ठीक है, अपने विशाल भवनों तथा अपनी शाही शोभा एवं समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थी, जिनमें आगरा, दिल्ली, लाहौर प्रमुख थे, जो शाही प्रशासन के केंद्र थे। ठीक है दोस्तों, ये जो है आगरा, दिल्ली और लाहौर, ये जो तीनों क्षेत्र है, तीनों इलाका मैंने आपको नाम बताया, ये तीनों क्षेत्र जो है ये कब के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा प्रमुख था ना। आप क्या बताइएगा, ये मुगल साम्राज्य के, ठीक है। लेकिन मैंने आपको अंग्रेज के टाइम के मैंने 3 शहर के नाम बता दिए थे, आपको याद होगा, आपको याद हो गया होगा, ठीक है। तो वही जो है मुगल साम्राज्य के थे ये तीनों शहर, और यहीं जो मैंने आपको 3 शहर के नाम बताए वो तीनों जो थे वो थे ब्रिटिश शासन के, ठीक है। तो ये जो है आपको कंपैरिजन आपको अलग अलग करके याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें भी 3 शहर थे तो उसमें भी 3 शहर हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, लेकिन आप अच्छे से याद रखिए, मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझा दिया है। शाही नगर किलेबंद होते थे, अर्थात जहाँ पे शासक हुआ करते थे, जिस नगर पे शासक रहते थे उसको किलेबंद किया जाता था। उद्यान, मस्जिद, मंदिर, मकबरे, कारवां, सराय, बाजार, महाविद्यालय सभी किले के अंदर होते थे, ठीक है। जिस नगर पे राजा रहता था उस नगर पे जितने भी उद्यान होते थे, जितने भी मस्जिद होते थे, जितने भी मंदिर होते थे, जितने भी मकबरे होते थे, जितने भी कारवां होते थे, सराय, बाजार, महाविद्यालय, सारे क्षेत्र को जो है किले किया जाता था, ठीक है, क्योंकि ये जो है किले के अंदर रहता था ये नगर, ठीक है, जहाँ पे राजा रहते थे। इतना आपको समझ में आया। तथा विभिन्न दरवाजे में आने जाने वाले नियंत्रण रखा जाता था, और उसमें जो है उस क्षेत्र में जो नगर है उसमें कोई भी आता था, कोई भी जाता था तो उसका पूरा रिपोर्ट रखा जाता था, ठीक है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, ठीक है, सारे चीज़ के बारे में इनका नियंत्रण होता था, ठीक है। ये सारे चीज़ के बारे में जो है यहाँ पे बताया गया है। उत्तर भारत के मध्यकालीन शहर में कोतवाल नामक राजकीय अधिकारी नगर के आंतरिक मामलों पर नजर रखता था और कानून बनाए रखता था, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे नजर रखाया जाता था, यहाँ पे क्या क्या कानून हुआ करते थे, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, आपको याद हो गया होगा। अब आगे समझिए कि जो 18वीं शताब्दी था उस समय जो है कुछ कुछ परिवर्तन होने लगे थे, तो इसे थोड़ा समझिए। मुगल साम्राज्य का पतन होने के साथ ही पुराने नगरों का अस्तित्व समाप्त हो गया था, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि जो मुगल साम्राज्य था वो जितने भी नगर बसाए थे, ठीक है, वो सारे जब मुगल साम्राज्य का अंत हो गया उस समय जो है जितने भी उनके नगर थे, जितने भी उनका बसाया गया नगर था, वो सारे जो है कहीं ना कहीं पतन होने लगा, उन लोग का भी समाप्त हो जाने लगा, अंग्रेजों का शासन होने लगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है अंग्रेजों का शासन भी विस्तार होने लगा, ठीक है। दोस्तों आपको कमेंट करना है कि जो मुगल साम्राज्य है इसका अंतिम शासक कौन था, ठीक है। मैंने आपको पहले में पूछा कि मुगल साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था, और वो जो है कि कब मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है, और वहीं आपको कमेंट करना है कि ये जो मुगल साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन है, ठीक है। तो चलिए कमेंट कीजिए। अब आगे समझिए। पुराने नगरों का अस्तित्व समाप्त हो गया और क्षेत्रीय शक्तियों का विकास होने के कारण नए नगर जो है बनने लगे थे, अर्थात जब नया शक्ति आ गया, अर्थात इसका मतलब क्या है कि जब अंग्रेजों का शासन आ गया, कुछ अलग ही शक्तियाँ उन लोग के ऊपर थी, तो वो जब आ गया तो नगर जो है अलग अलग नगर, नए नए नगर का निर्माण जो है यहाँ पे होने लगा। जैसे कि मैं आपको नाम बताऊँ, लखनऊ, हैदराबाद, सेरिंगपट्टम, पूना, नागपुर, बड़ौदा, तंजौर, ये सारे चीज़ जो है मैंने आपको जितने भी नाम बताए ये जो है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध होने लगे थे, नए नए नगरों का ये जो है निर्माण होने लगा था। किस टाइम? जब अंग्रेजों का शासन यहाँ पे आया, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। व्यापार, प्रशासक, शिल्पकार और अन्य व्यवसायी पुराने नगरों से आए, मतलब यहाँ आने लगे, अर्थात मैंने आपको क्या समझाया कि जितने भी व्यापारी थे, प्रशासक थे, शिल्पकार थे, अन्य व्यवसायी थे, ये सारे जो है ये नए नए नगरों पे आने लगे थे, ठीक है। नए नए नगरों का भी मैंने आपको नाम बता दिया। यहाँ उनको काम और संरक्षण उपलब्ध था, ठीक है। जब नए नगर बनेंगे तो वहाँ पे गारंटी है कि कुछ कुछ भवन का निर्माण होगा या फिर कोई भी कार्य होगा तो वहाँ पे जो है किसी के मजदूर का आवश्यकता होगा, तो वहीं पर जो है कुछ अलग अलग जो है व्यक्तियों के उपयोगी होगी, ठीक है। तो इस कारणवश जो है यहाँ पे इन लोग को काम भी मिलने लगा और इन लोग का संरक्षण भी होने लगा। चूंकि राज्यों के बीच युद्ध होते रहे और इसलिए जो है भाड़े के सैनिक जो है यहाँ पे भाड़े के सैनिकों के लिए भी काम था, ठीक है। तो ये जो है भाड़े के सैनिक, अर्थात भाड़े का सैनिक कहने का मतलब क्या है कि जब युद्ध हो जाता था तब किसी क्षेत्र से है, जैसे कि ये है मुगल कोई शासक है, ठीक है, अर्थात सोचिए ये एक मुगल शासक है, ठीक है। तो ये जो है किसी के साथ युद्ध लड़ेगा, ठीक है।
तो ये युद्ध लड़ रहा है तो इसके पास सैनिक नहीं है, तो ये जो है किसी अलग क्षेत्र से जो है सैनिक मंगाएगा। किस तौर पे? ना भाड़े के तौर पर, ठीक है। तो भाड़े के तौर पर ये सैनिक मंगाता है और इससे जो है युद्ध लड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है भाड़े का यहाँ पे जिक्र किया गया है, ठीक है। मुगल साम्राज्य के अधिकारियों ने कस्बे और गंज, गंज कहने का मतलब क्या है? छोटी स्थायी बाजार, अर्थात ये जो कस्बा और जो गंज है ये दोनों जो है एक छोटा सा क्षेत्र होता है, ठीक है। छोटा सा क्षेत्र होता है जो कि एक स्थायी होता है, एक ही जगह पे होता है, ठीक है। इन शहरी केंद्रों में यूरोपीय कंपनियों ने भी धाक जमा ली, ठीक है। पुर्तगालियों ने पणजी में, डचों ने मछलीपट्टनम, अंग्रेजों ने मद्रास और फ्रांसीसी ने पांडिचेरी में अपना व्यापार केंद्र खोल लिया, ठीक है। मैंने आपको सारी चीजें बताई, आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको क्या क्या बताया ना, पुर्तगाल जो है वो पणजी में, डच ने कहाँ पे ना मछलीपट्टनम में, अंग्रेज कहाँ ना मद्रास में, और फ्रांसीसी कहाँ ना पांडिचेरी है। तो ये जो सारे क्षेत्र बताए ये सारे जो है इनकी जो है बहुत ही ज्यादा व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र बन चुके थे, ठीक है। ये आपको समझ में आया। 18वीं शताब्दी में स्थल आधारित साम्राज्यों का स्थान जलमार्ग आधारित यूरोपीय साम्राज्य ने ले लिया। भारतीय में पूंजी और वाणिज्य को बढ़ावा देने लगा, ठीक है। तब जब ब्रिटिश का शासन यहाँ पे आया जाने लगा, ठीक है, जब ब्रिटिश यहाँ पे कब्जा किए तो उस समय जो है पूंजीवाद को ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया, ठीक है। इसको बढ़ावा दिया गया और वहीं पे उसके साथ साथ जो है जितना भी वाणिज्यवाद हुआ था, जितने भी बिजनेस हुआ करते थे, जितने भी व्यापारी थे, उसको सारे को जो है यहाँ पे बढ़ावा दे जाने लगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। तो अब आगे समझिए कि जो है मध्यकालीन शहर जो है वो उसमें किसके किसके नाम आते हैं ना, सूरत, मछलीपट्टनम तथा ढाका। ये जो है तीनों क्षेत्र, इसका जो है पतन होने लगा इस समय। कब? मध्यकालीन शहर जो है मध्यकालीन के समय, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। तो आगे समझिए प्लासी युद्ध। दोस्तों ये भी मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि प्लासी युद्ध कब हुआ था, ठीक है। दोस्तों आपको याद होगा तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करें कि ये जो है प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। प्लासी युद्ध के पश्चात अंग्रेजी व्यापार में वृद्धि हुई और मद्रास, कलकत्ता और मुंबई जैसे शहर आर्थिक राजनीतिक के रूप में स्थापित होने लगे। अर्थात मैंने आपको क्या समझाया कि जब प्लासी का युद्ध हुआ, ये खत्म हो गया, तो उसके पश्चात जो है अंग्रेज जो है वो व्यापार में वृद्धि हुई, इसका जो है व्यापार में वृद्धि होने लगा और मद्रास, कलकत्ता और जो मुंबई है ये जो है महत्वपूर्ण जो है शहर जो है यहाँ पे उभरने लगे, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। मैंने आपको बार बार इस क्षेत्र का नाम बता रहा हूँ, मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, क्योंकि ये जो क्षेत्र हैं दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध शहर बन गए थे उस समय के, ठीक है। तो इस कारणवश जो है ये आपको बहुत ही अच्छे ढंग से याद होना चाहिए। ये शहर औपनिवेशिक प्रशासन और सत्ता के केंद्र भी बन गए थे, ठीक है। इन शहरों को नए तरीके से बसाया गया और भवनों तथा संस्थानों का निर्माण किया गया। रोजगार के विकास साथ ही यहाँ लोगों का आगमन भी तेज हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है जब इसका विकास होने लगा तो यहाँ पे जो है बहुत सारे व्यक्ति यहाँ पे आने लगे। किस तौर पे न, रोजगार की तलाश पे, किस तरह से इसको किसी भी तरह से इन लोग को कार्य मिल जाए इसके तलाश पे जो है इन लोग यहाँ पे आने लगे, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं ये जो है कितने ज़्यादा प्रसिद्ध शहर बन चुके थे उस समय के, ठीक है। अब आगे समझिए औपनिवेशिक रिकॉर्ड्स के बारे में, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि जो औपनिवेशिक रिकॉर्ड है ये एक स्रोत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत के तौर पर जो है इस चैप्टर पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। क्योंकि इस जो है औपनिवेशिक रिकॉर्ड, क्योंकि इस औपनिवेशिक रिकॉर्ड के तौर पर जो है हमें औपनिवेशिक शहर के बारे में जो है बहुत ही अच्छे ढंग से पता चलता है, ठीक है। तो इसको चलिए जानते हैं। ब्रिटिश सरकार ने विस्तृत रिकॉर्ड रखा, नियमित संरक्षण किया, सांख्यिक डेटा एकत्र किया और अपने व्यापारिक मामलों को विनियमित करने के लिए अपनी व्यापारिक गतिविधियों के आधारित रिकॉर्ड्स प्रकाशित किए। ब्रिटिशों ने मानचित्र शुरू कर दिया गया, ठीक है। ये जो ब्रिटिश मानचित्र बनाने लगे क्योंकि उनका मानना था कि नक्शे परिदृश्य स्थलाकृत को समझने, विकास की योजना बनाने, सुरक्षा बनाए रखने और वाणिज्यिक गतिविधि की संभावना को समझने में मदद मिलती है। अर्थात ये जो नक्शा होता है दोस्तों, ये ब्रिटिश के तौर पर जो है ये नक्शा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी क्षेत्र को समझने के लिए, किसी भी क्षेत्र पे जो है विकास करने के लिए, किसी भी क्षेत्र पे कुछ करना है तो वह जो है उस क्षेत्र को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कौन? मैप, ठीक है दोस्तों, नक्शा, ठीक है। ये नक्शा अर्थात मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो आप समझ पाइएगा। सोचिए कि आप
आप एक घर बना रहे हैं, ठीक है, तो आप अपना घर किस प्रकार से बनाइएगा, कहाँ पे रूम रहेगा, कहाँ पे किस प्रकार से आप किचन बनाइएगा, सारी चीज़ें जो है आप एक पहले नक्शा बनाइएगा, ठीक है। तो नक्शा के तौर पर दोस्तों आपको समझ में आएगा कि इस तरह से जो है हमारा घर बनेगा तो अच्छा होगा, ऐसा बनेगा तो अच्छा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है मैप जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। और इस तौर पर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, दूसरा एग्जाम्पल तो आप अच्छे से ढंग से समझ पाइएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे कि आप वर्ल्ड मैप देखे होंगे, उसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस, यूरोप, एशिया, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो आपको घूमने का तो मतलब आप घूम के तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन मैप के तौर पर आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है, अच्छा इसके बाद जो है ये क्षेत्र आता है, इसके बाद इधर आता है, ये तो ये क्षेत्र है, ये सारी चीज़ जो है आप मैप के तौर पर समझ पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जो ब्रिटिश है वो मैप को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बताते थे किसी भी क्षेत्र को समझने के लिए, ठीक है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रतिनिधियों को शहरों में बुनियादी सेवाओं के संचालन के लिए निर्वाचित करने के लिए जिम्मेदारियां देनी शुरू कर दी, और इससे नगरपालिका करों का एक व्यवस्थित वार्षिक संग्रह शुरू हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं नगरपालिका का कार्य के बारे में भी, ठीक है। अखिल भारतीय जनगणना जो है सबसे पहला प्रयास कब किया गया था ना, 1832 में, ठीक है। तो जो है भारत में जो है जनगणना जब हुआ था, सबसे पहला जो जनगणना हुआ था वो हुआ था दोस्तों 1872 में, ठीक है। लेकिन इसके बाद हुआ था 1881 में, ठीक है। और ये 1881 जो है इसके बाद जो है हर 10 साल के बाद जो है हमारा यहाँ पे जनगणना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जानते भी होंगे कि जनगणना किस प्रकार से होता है, क्योंकि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पता होगा, ठीक है। तो ये जो है 1821 जो है यहाँ पे 1881 में जो है यहाँ पे होता है। उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जो है यहाँ पे जनगणना नियमित रूप से यहाँ पे व्यवस्था बन गई, अर्थात ये जो है यहाँ पे हर 10 साल के बाद जो है यहाँ पे जनगणना होने लगा, ठीक है। जिससे शहरों में जलापूर्ति, निकासी, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य व्यवस्था और जनसंख्या के फैलाव पर नियंत्रण किया जा सके और वार्षिक नगरपालिका कर वसूल जा सके। अर्थात इससे आपको क्या समझ में आया कि यदि जनगणना किया जाएगा तो उसके जरिए जो है जो जल की आवश्यकता होती है उसकी निकासी होती है। सोचिए कि अगर कोई सड़क है तो उसका निकासी किया जाता है, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य व्यवस्था, ये जो सारी चीज़ें जो है इस जनगणना के तौर पर होती है। और ये जो है नगर निगम जो है इसका भी यही कार्य होता है, ठीक है। किसी भी कहीं पर भी जल का आवश्यकता को पूरा करना, जो भी नाली वाली है उसको साफ करना, वहाँ के जल को निकालना, ठीक है। उसके बाद सड़क निर्माण करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मैंने आपको समझा दिया, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी, ठीक है। कई बार स्थानीय लोगों द्वारा मृत्यु कर बीमारी के बारे में गलत जानकारी दी गई, ठीक है। कई बार क्या हुआ कि बहुत सारे क्षेत्र में जो है यहाँ पे गलत जानकारी दिया गया। किसके तौर पर जो है बहुत ज़्यादा गलत जानकारी दिया गया, कैसे क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत होता है, मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं तो आप समझ पाएंगे कि जो जनगणना होता है, ठीक है। सोचिए कि एक जनगणना हो रहा है, ठीक है। आपके क्षेत्र में एक जनगणना हो रहा है, लेकिन आपका क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो खेती भी करते हैं, अर्थात किसान भी हैं, मजदूर के तौर पर भी काम करते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये एक बिजनेसमैन भी हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसका 3 कार्य हो गया। तो इसका जब जनगणना करने आएगा तो ये किसान के तौर पर एक किसान हो जाएगा, एक व्यवसाय के तौर पर एक व्यवसाय हो जाएगा, ठीक है। तो और एक मजदूर के तौर पर मजदूर हो जाएगा। तो 3 क्षेत्र पे इसका 3 नाम आ जाता है। तो एक ही व्यक्ति का जब 3 नाम आ रहा है तो इस तरह पर जो है यहाँ पे जो जनगणना होती है वो कहीं ना कहीं गलत साबित होती है, ठीक है। हमेशा ये रिपोर्ट नहीं की जा सकती कि कभी कभी ब्रिटिश सरकार द्वारा लिखी गई रिपोर्ट और रिकॉर्ड जो है वो पक्षपातपूर्ण हो। अर्थात ये जो जितने भी ब्रिटिश के रिपोर्ट मिले हैं इससे आप 100% बिलीव नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये जो है ब्रिटिश वो अपनी भलाई के लिए लिखेगा, जो उसका मन करेगा वो लिखेगा, ठीक है। तो उसके मनमाने पे, उसकी निगरानी पे जो है ये रिपोर्ट्स लिखा जाता था, जिसके कारण जो है हम जो है इस रिपोर्ट्स पर इस जो साक्ष्य मिला है, ये जो सबूत मिला है, इस पर जो है 100% बिलीव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास कुछ और साक्ष्य नहीं है, जिसके कारण जो है हम लोग इसमें कहीं ना कहीं बिलीव करते हैं, अगर करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 100% नहीं कर रहे हैं तो 90% तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास और किसी भी तरह का साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त नहीं होता है। हालांकि अस्पष्टता और पूर्वाग्रह के बावजूद इन अभिलेखों और आंकड़ों
ने औपनिवेशिक शहर के बारे में जो है अध्ययन करने में बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो औपनिवेशिक शहर है उसके बारे में कहाँ कहाँ से जानकारी मिलती है, कहाँ कहाँ से इसका साक्ष्य मिलता है। ठीक है, और कहाँ पे किस तरह का बिलीव नहीं करना चाहिए, कितना बिलीव करना चाहिए, कितना नहीं, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब दोस्तों आगे समझिए कि जो है उत्तर औपनिवेशिक शहर में रिकॉर्ड्स संभाल कर रखने के कारण, अर्थात ये जो औपनिवेशिक शहर है वो औपनिवेश जो रिकॉर्ड्स हैं उसको संभाल के रखते थे। तो रखते क्यों थे, इसका कारण क्या था? इस तरह से आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो सुनिए इसका आंसर। ठीक है, आंकड़े और जानकारियों के आधार पर शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये जो है इनका शासन वो आज बहुत ही अच्छे ढंग से इस शहर में चले, जिसके कारण जो है रिकॉर्ड्स को बहुत ही अच्छे ढंग से संभाला जाता था। व्यापारिक गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा व्यापार को कुशलता से प्रोन्नत करने के लिए, अर्थात ये जो है व्यापार जो है इसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, जिसके कारण जो है इसको रिकॉर्ड्स को जो है संभाल कर रखा जाता था। शहर के विस्तार के साथ शहरी नागरिकों के रहन सहन, आचार विचार, शैक्षिक जागरूकता, राजनीतिक रुझान आदि का अध्ययन करने के लिए, ठीक है, इसके तौर पर जो है यहाँ के रिकॉर्ड्स को जो भी संभाल के रखा जाता था। ठीक है, मैंने आपको क्या समझाया कि यहाँ के जो व्यक्ति है उसका रहन सहन का स्टाइल क्या है, उसका विचार क्या है, ये ठीक है, ये जो है कितना शिक्षा प्राप्त किए हैं, कैसे हैं, क्या कितना नहीं पढ़े हैं, इनको कितना जानकारी है। ठीक है, और ये जो है कितना जो है किस तरह से जो है राजनीति पर अपना ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये इस रिकॉर्ड्स पे बताई गई है और रिकॉर्ड्स को इस तरह के इस लिए जो है यहाँ पे संभाल कर रखाया जाता था। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। मैं आपको 3 पॉइंट समझाया, 3 पॉइंट दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर दूं तो आपको समझ में आएगा। पहला रिकॉर्ड्स था कि शासन को अच्छे से चलाने के लिए, वहीं दूसरा था व्यापार को ज़्यादा बढ़ावा मिले। ठीक है, तीसरा था कि वो जो वहाँ के निवासी थे वो किस प्रकार से अपना विचार रखते हैं, उनका रहन सहन किस प्रकार से होता है। ठीक है, ये सारे चीज़ के लिए जो है रिकॉर्ड्स को संभाला जाता था। ठीक है, अब आगे सुनिए। किसी स्थान की भौगोलिक बनावट और भूदृश्य को भलीभांति समझने के बाद उन स्थानों पर शहरीकरण और राज्य विस्तार आदि करने के लिए, ठीक है, तो इस तौर पर भी जो है रिकॉर्ड्स को संभाल कर रखाया जाता था। जनसंख्या के आकार में होने वाली सामाजिक बढ़ोतरी का अध्ययन करके उसके अनुसार प्रशासनिक तौर तरीके, नियम कानून आदि को बनाने और उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जो है इस रिकॉर्ड्स को संभाला जाता था। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको 4-5 पॉइंट्स बताए। ये आप यदि इस 4-5 पॉइंट्स को आप लिख देते हैं आप अपने एग्जाम में, आप अपने आंसर की में, तो दोस्तों आपको जो है बहुत ही अच्छे प्राप्त होंगे, अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छा जो है आपका रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं इसके बारे में। अब आगे समझिए कि जो है आंकड़े जो है मैंने आपको जितने भी स्रोत बताए उसको संभाल कर रखाया जाता था। ठीक है, मैंने आपको ये बताया, लेकिन ये जो है आंकड़े हैं उसको एकत्रित करने में, उसको जो है एक जगह पे रखने के लिए, ठीक है, एक जुट में रखने के लिए उसमें क्या क्या कठिनाई आती थी, क्या क्या परेशानियां आती थी, ये इसके बारे में थोड़ा समझिए। ठीक है, क्योंकि आपको ये तो पता चल गया कि जो यहाँ के साक्ष्य हैं उसको किस प्रकार से, मतलब क्यों जो है यहाँ पे संभाल कर रखाया जाता था, ये आपको समझ में आया। लेकिन अब ये समझिए कि यहाँ के जो आंकड़े होते थे, जितने भी साक्ष्य होते थे, उसे जो है एकत्रित करने में जो है उसमें जो है कितनी कठिनाई आती है, क्या क्या परेशानी आती है, इसे थोड़ा समझिए। ठीक है, लोग सही जानकारी देने को तैयार नहीं होते थे, अर्थात कोई भी अगर क्षेत्र पे, जैसे कि ये एक क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई आया, इससे पूछा गया कि जो इसके समाज के बारे में कुछ जानकारियाँ पूछा गया, तो ये जो है व्यक्ति कुछ गलत बता देते थे, वहीं कोई और व्यक्ति जो है कुछ और बता देते थे। तो इस प्रकार से जो है सही जानकारी नहीं प्राप्त होती है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे कठिनाई देखने को मिलती है। ठीक है, वहीं पर दूसरा है मृत्यु दर और बीमारी के आंकड़े को एकत्रित करने जो है उसमें मुश्किल होती है, अर्थात मृत्यु दर और बीमारी, इससे आपको समझ में आ रहा होगा जनगणना के बारे में। ठीक है, तो ये जो जनगणना होती थी वो कहीं ना कहीं जो है ज़्यादा, मतलब मृत्यु दर और जो बीमारी होते थे, ये जो है इसके बारे में जो है कहीं व्यक्ति जो है कुछ बताते थे, तो कहीं कुछ बताते थे। इस कारणवश जो है इसमें भी जो है बहुत ज़्यादा परेशानी आती थी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स बताएं, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि ये जो है मैं आपको नोट के तौर पर जो है बहुत ही अच्छे ढंग से बता रहा हूँ, आप इस पर फोकस कीजिए, आप याद रख लीजिए, जो करना है कर लीजिए। लेकिन ये जो शहर है, मैंने आपको 3 शहर के नाम बताए, ये जो है ब्रिटिश शासन में जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गए थे। ठीक है, मैंने आपको क्या क्या नाम बताया था ना, पहला बताया था मद्रास, वहीं दूसरा बताया था मुंबई और वहीं तीसरा बताया था कोलकाता। ठीक है, ये तीनों
क्षेत्र में आपको बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्षेत्र जो है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे, बहुत ही प्रसिद्ध बंदरगाह थे उस समय के, ठीक है। तो इस कारणवश जो है दोस्तों आपको ये क्षेत्र जो है याद रखने चाहिए, ठीक है। अब आगे समझिए किले। ये जो है किले अर्थात ये जो है मद्रास में जो है सेंट जॉर्ज द्वारा बनाया गया, वहीं कलकत्ता में जो है फोर्ट विलियम द्वारा इसमें जो है किलेबंदी की जाती थी, ठीक है। तो फोर्ट विलियम कहाँ कहते हैं, न कोलकाता में, वहीं सेंट जॉर्ज कहाँ कहते हैं, न मद्रास में, ठीक है। ये आपको याद हो गया होगा, बहुत ही आसान है, आपको याद हो गया होगा। अब आगे समझिए औपनिवेशिक संदर्भ में शहरीकरण के पुनर्निर्माण को समझने में जनगणना के आंकड़े किस हद तक उपयोगी है, ठीक है। इसको समझिए, अर्थात ये क्वेश्चन क्या है इसे थोड़ा सा अच्छे से समझिए। औपनिवेशिक संदर्भ में शहरीकरण के पुनर्निर्माण को समझने के लिए, ये जो शहर है उसका पुनर्निर्माण, फिर से निर्माण करने के लिए, अच्छे ढंग से निर्माण करने के लिए, उसके लिए जो है जनगणना के आंकड़े जो है किस हद तक उपयोगी है। ये जो जनगणना है यहाँ पे क्या भूमिका निभाते हैं इसको पुनर्निर्माण करने के लिए, ये जो शहर है उसका पुनर्निर्माण करने के लिए ये जो जनगणना है उसके आंकड़े जो है किस प्रकार से यहाँ पे निर्भर करते हैं, किस प्रकार से यहाँ पे उपयोगी करते हैं, किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये है आपका प्रश्न। अब आगे समझिए इसका आंसर। ये डेटा जनसंख्या की सही संख्या के साथ साथ श्वेत और अश्वेत की कुल जनसंख्या जो है जानने के लिए उपयोगी होती है, ठीक है। इस क्षेत्र में सोचिए ये एक क्षेत्र है, इसमें जो है कितने श्वेत हैं, वहीं पर कितने अश्वेत हैं, ठीक है। इसके बारे में जो है ये जनगणना जो है इस पे रिपोर्ट देती है। ये आंकड़े हमें यह बताते हैं कि भयानक व घातक बीमारियां से लोगों की कुल संख्या और कुल आबादी किस हद तक प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है, ठीक है। कौन सी बीमारी के तहत कितने आदमियों की मृत्यु हुई, ये सारी चीज़ के बारे में जो है जनगणना बताता है, ठीक है। जनगणना के तौर पर जो है ये सारी चीज़ें हमको प्राप्त होती है। जनगणना के आंकड़े हमें विभिन्न समुदाय की कुल संख्या, उनकी भाषा, उनकी कार्य और आजीविका के साधनों के साथ साथ जो है उनकी जाति धर्म के बारे में जो है पूर्ण जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये जो जनगणना है दोस्तों हमारे देश पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जनगणना है इसके तौर पर जो है बहुत सारी चीज़ें जो है हमें प्राप्त होती है, जानने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो जनगणना है हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब आगे समझिए दोस्तों व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो है चैप्टर है, इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन है, तो दोस्तों ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन, इससे जो है आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके कारण जो है इसको बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझिए, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। औपनिवेशिक शहर में गोरों अर्थात अंग्रेज, इससे आपको क्या समझ में आया, जो गोरे होते थे उसे अंग्रेज को कहा जाता था, ठीक है। तो अंग्रेज को किस तौर पर दर्शाया गया है, ना गोरे के तौर पर, और वहीं पर जो है काले को जो है भारतीय लोगों की अलग अलग बस्तियां होती थी, ठीक है। तो भारत के अलग अलग निवासियों को जो है ब्लैक अर्थात काला बोला जाता था। इससे आप टॉपिक में क्या समझ पाए कि ये जो है व्हाइट टाउन कहने का मतलब है अंग्रेज जहाँ रहते थे, वहीं पर ब्लैक टाउन कहने का मतलब है जहाँ पे भारतीय लोग रहते थे, ठीक है, भारत के निवासी लोग रहते थे, ठीक है। ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे समझिए। उसी समय के लेखन में भारतीयों की बस्तियों को ब्लैक टाउन और गोरों की बस्तियों को व्हाइट टाउन कहा जाता था, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया, व्हाइट टाउन अर्थात अंग्रेज, वहीं पर ब्लैक टाउन अर्थात जो भारतीय होते थे उन लोग का निवास क्षेत्र अर्थात ये जो है जहाँ पे रहते थे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, टॉपिक समझ में आ गया, ये पॉइंट्स भी आपको समझ में आ गया। अब आगे समझिए। इन शब्दों का प्रयोग नस्ली भेद प्रकट करने के लिए किया जाता था, ठीक है। अंग्रेजी की राजनीतिक सत्ता की मजबूती के साथ यह जो है नस्ली भेद भी बढ़ता गया, ठीक है। तो इस तौर पर जो है दोस्तों आप समझ सकते हैं इन दोनों बस्तियों के मकानों में भी अंतर होता था, ठीक है दोस्तों। जहीं पर यहाँ पर सोचिए कि ये जो है व्हाइट टाउन है, ठीक है, वहीं पर जो है ये ब्लैक टाउन है, ठीक है। यहाँ पे जो है अंग्रेज रहते थे, वहीं पर जो है ये यहाँ पे भारतीय रहते थे, ठीक है। तो इन लोग का जो सोचिए कि इनका जो घर है और इनका जो घर है, ये दोनों का घर में जो है डिफरेंस देने को मिलता है। और ये आपको ऐसे भी आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे अगर अंग्रेज का शासन है, अंग्रेज जहाँ चाहे जो चाहे वो कर सकता है, तो अंग्रेज कहीं ना कहीं जो है अंग्रेज का जो घर होता था जहाँ पे वो रहते थे, वो कहीं ना कहीं जो है दूसरा जो निवासी लोग होते थे उससे जो है इनका घर अलग ही रहा होगा, ठीक है। ये तो आपको समझ में आता होगा। अब आगे समझिए। भारतीय एजेंटों और बिचौलिया ने बाजार के आसपास व्हाइट टाउन में परंपरागत ढंग के दालान मकान बनवाए, ठीक है, और सिविल लाइसेंस
में बंगले होते थे। ठीक है, ये जो सिविल लाइसेंस दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, ये इसमें जो है बंगले हुआ करते थे, किसके ना, अंग्रेजों के। ठीक है, सुरक्षा के लिए जो है उनके पास छावनियाँ भी बसाई गई थी। ठीक है, और ये छावनियाँ आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, ये जो 1857 का युद्ध था, 1857 का युद्ध, ये जो है किस छावनी से स्टार्ट होता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, यदि आपको याद होगा कि जो 1857 का युद्ध हुआ था, ठीक है, उसकी शुरुआत जो है किस छावनी से हुई थी दोस्तों, आपको कमेंट करना है। ठीक है, मैंने आपको बहुत ही विस्तार ढंग से दोस्तों पिछले चैप्टर में बताया था, आपको याद होगा, आप कमेंट कीजिए। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाइट टाउन साफ सुथरे होते थे, और जबकि ब्लैक टाउन जो है बहुत ही ज़्यादा गंदे होते थे, और ये जो है बीमारी फैलने का जो है यहाँ पे डर भी होता था। अर्थात इससे आपको क्या समझ में आया कि जो व्हाइट टाउन अर्थात जहाँ पे अंग्रेज रहते थे, वो जो है बहुत ही साफ सुथरा होता था। ठीक है, यहाँ पे हर एक चीज़ की व्यवस्था होती थी। वहीं पर ब्लैक टाउन जो है बहुत ज़्यादा गंदे होते थे, जिसके कारण वह जो है अगर गंदे होगी किसी क्षेत्र में, कहीं ना कहीं जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमारी फैलने का डर रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन के बारे में। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन दोनों। ठीक है, अब आगे समझिए औपनिवेशिक काल में भवन निर्माण। ठीक है, ये जो है भवन निर्माण किस प्रकार से होता था उस समय, किस समय न, जब अंग्रेज का शासन था हमारे देश पे, हमारे भारत पे। ठीक है, औपनिवेशिक काल में भवन निर्माण की 3 शैलियाँ प्रचलन में आई। ठीक है, ये जो है भवन निर्माण का 3 तरीका होता था, 3 तरीका जो है यहाँ पे बताया गया है। वहीं पर पहला जो तरीका था वो था नवशास्त्रीय, जिसे जो है क्या कहा जाता था ना, न्यू क्लासिकल। ठीक है, ये जो है न्यू क्लासिकल, इससे पहला जो है शैली कहा जाता था। ठीक है, किसका ना, भवन निर्माण का। ठीक है, समझिए इसको, शैली जिसमें बड़े बड़े स्तंभों के पीछे रेखागणित संरचना पाई जाती है, जैसे मुंबई का टाउन हॉल और एलिफिस्टन सर्कल। ठीक है दोस्तों, ये जो आप चित्र देख पा रहे हैं, ये है बम्बई का टाउन हॉल। ठीक है दोस्तों, आप देख लीजिए किस प्रकार से दर्शाया गया है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। और जो मैंने आपको पहला शैली बताया, पहली शैली, वो जो है ये होता था। ठीक है, तो इस प्रकार जो है भवन निर्माण किया जाता था, किस तौर पर न, जो स्तंभ होते थे उसके पीछे जो है रेखागणित संरचना होती थी। ठीक है, ये होता था पहला शैली। वहीं पर दूसरा शैली क्या होता था, वो था गोथिक शैली। ठीक है, इसको थोड़ा समझिए, जिसमें ऊंची ऊंटी हुई छत, नोकदार मेहराब, मेहराब कहने का मतलब है डिजाइन, बारीक साज सज्जा देखने को मिलती थी, जैसे सचिवालय, बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई उच्च न्यायालय। ये सारे चीज़ जो है आपको उदाहरण के तौर पर आप गूगल में सर्च कीजिएगा तो आपको पता चलेगा किस प्रकार से होता था। ठीक है, तो दूसरा जो शैली थी उसमें आपको क्या पता चला कि ऊंची उठी हुई छत हुआ करती थी। ठीक है, उसमें नोकदार डिजाइन हुआ करते थे, तो इस प्रकार से होता था। वहाँ पे जो है सज्जा भी हुआ करता था। ठीक है, पहला शैली में मैंने आपको बता दिया, दूसरा शैली भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब तीसरा शैली समझिए, जिसको है इंडो कहा जाता था। ठीक है, सारा सैनिक शैली, जिसमें भारतीय और यूरोपीय शैलियों का मिश्रण हुआ करता था, जिसमें भारत का डिजाइन जो होता था वो भी और यूरोप का डिजाइन हुआ था वो भी, वो दोनों जो है मिक्सिंग करके जो है तीसरा शैली बनाया गया, जिसे जो है इंडो कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, इंडो। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। इसमें जो है प्रमुख, मैं आपको उदाहरण देकर समझाऊं तो आप समझ पाएंगे, गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो आप चित्र दे आप गूगल कीजिएगा तो आप देखने को मिलेगा, उसमें जो है किस प्रकार से दर्शाया गया है, जिसमें जो है भारत और इंडो, भारत अर्थात भारत और यूरोपीय, ये दोनों का जो है शैली इसमें मिश्रण किया गया है, मिक्सअप किया गया है। ठीक है, और मुंबई का ताजमहल होटल, इसको भी आप देखिएगा तो आप समझ पाइएगा। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में चित्र देखने को मिलेगा। ठीक है, उससे भी आप समझ पाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको तीनों शैली के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये तीनों जो शैली है वो जो है औपनिवेशिक काल में जब अंग्रेजों का शासन था उस समय जो है ये तीनों शैली का प्रयोग करके जो है भवन का निर्माण किया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आप तीनों शैली के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, आप लिख दीजिएगा, बता दीजिएगा। ठीक है, अब आगे समझिए नए शहरों में सामाजिक जीवन। ठीक है, जो नए शहरों का निर्माण किया जा रहा था उसमें जो है उस वहाँ पे सामाजिक जीवन किस प्रकार से था, इसे थोड़ा समझिए। ठीक है, शहरों में जीवन हमेशा एक प्रवाह में लगता था, अमीर और गरीब के बीच एक बड़ी असमानता थी। ठीक है, ये जो अमीर हुआ करती थी और गरीब, आपको भी यहाँ पे आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं आप उस क्षेत्र में देख लीजिए, जो अमीर होता है उसका कहीं उसका स्टाइल, उसका रहन सहन, और जो गरीब होता है उसका रहन सहन, दोनों में आपको डिफरेंस देखने को मिलता था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है पिछले भी होता था, औपनिवेशिक काल में भी होता था। ठीक है, नई परिवहन सुविधाएं जैसे घोड़ा गाड़ी, रेलगाड़ी, बसें विकसित की गई थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्राम का मैंने एक एग्जांपल के तौर पर बताया था, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और यहीं पर जो है घोड़ा गाड़ी का निर्माण होने लगा था, रेलगाड़ी का निर्माण होने लगा था। ठीक है, बसें विकसित, कई जो है
निर्माण मतलब परिवहनों का निर्माण होने लगा था, ठीक है, जिस कारणवश जो है किसी भी इंसान को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा सुविधा हुआ करती थी। यदि किसी को एक जगह दूसरी जगह किसी वस्तु को ले जाना है तो इसके कारणवश जो है ये घोड़ा गाड़ी, रेलगाड़ी, ये जो है ये क्षेत्र जो है, ये जो परिवहन है वो बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल होती थी इन लोग के लिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया परिवहन के बारे में, ठीक है। तो आगे समझिए, लोगों ने अब परिवहन के नए मोड का उपयोग करके घर के कार्यस्थल तक की यात्रा शुरू कर दी, ठीक है। अब नए नए जो है परिवहनों का निर्माण होने लगा था, ठीक है। कई सार्वजनिक स्थानों का निर्माण किया जाने लगा, जैसे 20वीं शताब्दी में सार्वजनिक पार्क, थिएटर, डब, सिनेमा हॉल, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बनाई जाने लगी। कब? ना 20वीं शताब्दी में, ठीक है दोस्तों। आपको डेट सहित आपको याद रखना है कि किस समय किसका निर्माण हुआ, किस प्रकार से इनका विकसित होने लगा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको डेट सहित याद रखना है, क्योंकि इतिहास है दोस्तों, इतिहास में जो है डेट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इन स्थानों ने सामाजिक संपर्क के मनोरंजन और अवसर प्रदान किए। लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे। क्लर्कों, शिक्षकों, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट की मांग की जाने लगी, ठीक है। स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, ये सारे चीज़ जो यहाँ पे बनने लगे। ये जो है मैंने आपको जितने भी बताए नाम, ये जितने भी पद बताए आपको, ये सारी चीज़ों की मांग की जाने लगी, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो है कहीं ना कहीं ये जो है शहर कहीं ना कहीं विकसित होने लगा था, ठीक है। तो धीरे धीरे जो है ये जो है क्षेत्र विकसित होने लगा था, ठीक है। बहस और चर्चा का एक नया सार्वजनिक क्षेत्र उभरा, ठीक है। सामाजिक मानदंड, रीति रिवाज और प्रथाओं पर सवाल उठाए जाने लगे थे, ठीक है। उन्होंने नए अवसर प्रदान किए। महिलाओं के लिए अवसर, इनके महिलाओं को अपने घर से बाहर निकालने और सार्वजनिक जीवन में अधिक दिखाई देने का मार्ग प्रदान किया। अर्थात ये जो है महिलाओं को भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि महिलाओं को भी जो है कहीं ना कहीं घर से बाहर जाने को मिलता था, ठीक है, सही मार्ग पर चलने को बोला जा रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको महिलाओं की स्थिति देखने को मिलेगी, ठीक है। उन्होंने शिक्षक, रंगमंच, फिल्म अभिनेत्री, घरेलू कामगार, कारखानेदार आदि के रूप में नए पेशे में प्रवेश किया था, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। अब आगे समझिए, मध्यम वर्ग की महिला ने स्वयं को आत्मकथा, पत्रिकाओं और पुस्तकों के माध्यम से व्यक्त करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो ये जो महिलाएं हुआ करती थी वो खुद को आत्मकथा के रूप में, ठीक है, तो वहीं पर मैंने आपको क्या बताया, पत्रिकाओं के रूप में, वहीं पर पुस्तक के रूप में, ये सारे चीज़ के बारे में जो है ये सारे चीज़ जो है ये सारे चीज़ों के जरिए जो है अपनी महिला जो है अपने आप को जो है यहाँ पे बताई जा रही लगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो महिला की स्थिति थी जो थी वो इस प्रकार से थी, ठीक है। परंपरावादियों को इन सुधारों की आशंका थी। उन्होंने समाज के मौजूदा शासन और पितृसत्तात्मक व्यवस्था को तोड़ने की आशंका जताई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको पितृसत्तात्मक व्यवस्था के बारे में मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया होगा, ठीक है। आपको याद होगा दोस्तों, तो आप कमेंट कीजिए कि जो है पितृसत्तात्मक व्यवस्था ये क्या होता है, ठीक है, इसमें किस प्रकार से शासन हुआ करता था, सारी चीज़ें जो है आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने आपको पूछा, ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं कि जो मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ बीच बीच में, 1 नंबर का या फिर किसी भी का डेट पूछ लूँ या फिर पितृसत्तात्मक व्यवस्था क्या है, ये सारी चीज़ जो है मैं आपको बीच बीच में पूछता हूँ। मैं आपको इसलिए पूछता हूँ ताकि जो पिछले चैप्टर्स में आपको कितना याद है कितना याद नहीं है, इसके जरिए जो है मैं आपको पूछा करता हूँ। आप कमेंट कीजिएगा तो मुझे ये पता चलेगा कि इस तरह से जो है आप बहुत ही अच्छे ढंग से जो है आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं। जिन महिलाओं को घर से बाहर जाना पड़ा उन्हें विरोध का सामना करना पड़ता था और उन्हें वर्षों में समाज नियंत्रण की वस्तुएं बन गई, ठीक है। शहरों में मजदूरों का एक वर्ग या श्रमिक वर्ग था, ठीक है। कहाँ पे? न शहर में। गरीब जो है अवसर की तलाश में शहर आ गए थे, ठीक है। गरीबों को जो है गांव में काम नहीं मिलता था, जिसके कारण जो है ये शहर पे आने लगे, जिसके कारण जो है इनको कहीं ना कहीं रोजगार मिल जाए तो इनकी जो है जिंदगी बहुत ही अच्छे से गुजरेगी। कुछ लोग जीवन के नई तरीकों से जीने और नई चीज़ों को देखने की इच्छा जो है शहरों में आ गया, ठीक है। शहरों में जीवन महंगा था। आपको पता होगा कि जहाँ पे गाँव है ये एक शहर है, गाँव में जिस कोई भी एक वस्तु आप खरीदेगा तो कहीं ना कहीं आपको सस्ता दाम में मिल जाएगा, लेकिन अगर वही क्षेत्र को जो है शहरों में खरीदेगा या फिर किसी ऐसा क्षेत्र में खरीदेगा जहाँ पे जो है अमीर लोग आते हैं या फिर उनका जो स्टेटस बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो वहाँ पे जो है उस वस्तु की मांग जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है जो शहर है वहाँ पे जीवन जो है बहुत ज़्यादा महंगा था। नौकरियाँ
अनिश्चित थी और कभी कभी प्रवासी पैसे बचाने के लिए अपने परिवार को मूल स्थान पर छोड़ देते थे। ठीक है, प्रवासी क्या होता है दोस्तों, आप बहुत ही अच्छे ढंग से ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। ठीक है, प्रवासी क्या होता है आपको अच्छे ढंग से पता होगा। ठीक है, प्रवासियों ने तमाशा, लोक रंगमंच और स्वांग व्यंग ने भी भाग लिया। ठीक है, और इस तरह से जो है उन्होंने शहर के जीवन को एकत्रित करने का प्रयास किया। तो ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो है शहरों को जो है शहर के जो जीवन हुआ करते थे उसको जो एकत्रित करते हैं, एक समूह में लाते हैं। ठीक है, एकजुट में रखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब आगे समझिए हिल स्टेशनों का विकास। हिल स्टेशन कहने का मतलब क्या है, हिल अर्थात जो भी पहाड़ी इलाका होता है। ठीक है, जो भी पहाड़ी इलाका होता है उस क्षेत्र में जो है वो स्टेशनों का विकास किस प्रकार से होने लगा था उसे थोड़ा समझिए। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सेना की आवश्यकता के कारण शुरू में हिल स्टेशन विकसित करना शुरू किया। ठीक है, गोरखा युद्ध जो कि 1815-16 में हुआ था, उसके दौरान जो है शिमला, जो कि वर्तमान में शिमला जो है शिमला जो है उसका निर्माण होने लगा, उसकी स्थापना की गई। ठीक है, तो ये जो है आप समझ सकते हैं कि जो गोरखा युद्ध हुआ था उसके कारण जो है ये शिमला का निर्माण होने लगा, निर्माण हो गया था। ठीक है, तो ये दोस्तों ये भी आपको याद रखना चाहिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंग्लो, इसका कहने का मतलब है कि मराठा युद्ध ने माउंट आबू जो कि 1818 में जो है एक ये जो है विकास हुआ था इसका। ठीक है, और दार्जिलिंग को जो है 1835 में जो है सिक्किम के शासक से लिया गया था। ठीक है, तो ये जो है दार्जिलिंग जो है ये पहले सिक्किम का था, उस शासक जो है ये 1835 में ले लिया गया। ठीक है, किसके द्वारा ना माउंट आबू के द्वारा, कब ना 1818 में। ठीक है, तो ये आपको डेट सहित दोस्तों आपको याद होना है, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि यदि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो यदि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप, तो हिस्ट्री में जो है डेट जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है आपके एग्जाम के लिए, या फिर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हर एक चीज़ के लिए आपको एक डेट जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, पहाड़ियों की समशीतोष्ण और ठंडी जलवायु को सैनिटरियम, वे स्थान जहां सैनिकों को आराम और बीमारी से उभरने के लिए भेजी जा सकती थी। अर्थात इससे आप क्या समझ पाए, ये जो है सैनिटेरियम, ये जो सैनिटेरियम का अर्थ क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया कि जहाँ पे सैनिक जो है वो आराम करते हैं और बीमारी से उभरने के लिए जो है वहाँ पे भेजा जाता था। ठीक है, किसी को भी अगर बीमार हो जाता था तो वो जो है वहाँ पे जाके आराम कर सकता था, इसका अर्थ होता है सैनिटेरियम का। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद होना चाहिए, ये भी आपसे एग्जाम के लिए आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि जो सैनिटेरियम है इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो सैनिटेरियम के रूप में देखा जाता था क्योंकि ये क्षेत्र जो है हैजा, मलेरिया आदि जो है बीमारी से जो है मुक्त होने लगी थी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे बीमारी को भी देखने को मिलता है। पहाड़ी क्षेत्र और स्टेशन यूरोपीय शासक और अन्य कालीनों के लिए आकर्षक स्थान बन गए थे। ठीक है, ये जो पहाड़ी क्षेत्र थे, ये जो स्टेशन हुआ करते थे, वो शासक के लिए, जो यूरोपीय शासक थे उनके लिए, और जो अन्य कालीन थे उसके लिए जो भी है, ये सारे जो है इनको आकर्षित होते थे। कौन से क्षेत्र ना, पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, गर्मियों के मौसम के दौरान मनोरंजन के लिए वे नियमित रूप से इस स्थान पर आते थे। कौन न, मैं आपको बताया यूरोपीय शासक और जो है जितने भी व्यक्ति हुआ करते थे वो जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध करते थे ये पहाड़ी क्षेत्र में जो स्टेशन हुआ करता था उसको। ठीक है, और वो जो है गर्मी के दिनों में जो है यहाँ पे आते थे घूमने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, सारी चीज़ के लिए जो है इनको अच्छा लगता था बहुत ज़्यादा, जिसके कारण जो है इस क्षेत्र में इन लोग जो है आते थे। ठीक है, कई घरों, इमारतों और चर्चों को यूरोपीय शैली के अनुसार डिजाइन किया जाता था। ठीक है, बहुत सारे डिजाइन हुआ करते थे, जिसके कारण जो है, और किस तरह का डिजाइन, कहाँ का डिजाइन ना, यूरोपीय शैली का। ठीक है, तो इस प्रकार जो है यहाँ पे इमारतों का, घरों का जो है डिजाइन किया जाता था। ठीक है, बाद में रेलवे के परिचय ने इन स्थानों को आधुनिक, सुगम और उच्च और मध्यम वर्ग के भारतीय जैसे महाराजा, वकील और व्यापारियों ने भी नियमित रूप से इन स्थानों पर जाना शुरू कर दिया था। पहाड़ी क्षेत्र भी अर्थव्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण हो गए थे क्योंकि चाय बागान, कॉफी बागान जो है इस क्षेत्र पे जो है बहुत ज़्यादा विकसित होने लगा था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो है इस क्षेत्र का जो है धीरे धीरे जो है बहुत ज़्यादा विकसित होने लगा था। ठीक है, यह आपको समझ में आ गया। अब फिर से सुनिए, 3 बड़े शहर। ठीक है दोस्तों, 3 बड़े शहर कब के न, जब यहाँ पे औपनिवेशिक काल चल रहा था, अंग्रेजों का शासन चल रहा था। ठीक है, उस समय मैंने आपको 3 शहर जो है बहुत ही अच्छे ढंग से बता दिया था। बार बार मैं बता रहा हूँ, मद्रास, कलकत्ता और मुंबई, ये तीनों क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों शहर जो है, ये तीनों जो बंदरगाह है, ये तीनों जो है
औपनिवेशिक काल में जब अंग्रेजों का शासन था उस समय जो है ये तीनों क्षेत्र जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तीन शहर मूलतः मत्स्य ग्रहण और बुनाई के गांव थे। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया था कि जो है मछली पालन के लिए जो है यहाँ पे किया जाता था, बुनाई के लिए जो है इस क्षेत्र का उपयोग किया जाता था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के कारण जो है व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे। ठीक है, ये मैंने आपको भी पहले भी बता दिया था। कब कंपनी के एजेंट 1659 में 39 में मद्रास तथा 1690 में कलकत्ता में बस गए थे। ठीक है, तो ये जो कंपनी के एजेंट हुआ करते थे वो 1639 में और कहाँ पे न जो है कंपनी का एजेंट 1659 में मद्रास में और वहीं 1690 में जो है कलकत्ता में बस गए। ठीक है, वहाँ पे जो है इस क्षेत्र का निर्माण किया। ठीक है, 19वीं शताब्दी के मध्य तक ये कस्बे जो है बड़े शहर बन गए थे। 18वीं शताब्दी में राजनीतिक और व्यापारिक पुनर्गठन के साथ पुराने नगर पुतनमुख अर्थात इसका जो है पतन हुए। ठीक है, और नए नगरों का विकास होने लगा। इससे आपको क्या समझ में आया कि 18वीं शताब्दी में राजनीतिक और व्यापारिक पुनर्गठन के साथ पुराने नगर जो है उनका पतन होने लगा और नए नगरों का निर्माण होने लगा। पहले बहुत ही अच्छे ढंग से समझिए। ठीक है, जब 18वीं शताब्दी चल रहा था उस समय जो है मुगलों का शासन था। ठीक है, आपको पता होगा मुगल का अंतिम तिथि जो माना जाता है, मैं आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बताता हूँ, ये जो है 1526। ठीक है, जब यहाँ पे बाबर आया था उस समय से 1857 ये जो कालखंड है दोस्तों, ये कालखंड जो है कब का माना जाता है, नहीं ये कालखंड जो है मुगल साम्राज्य का कालखंड माना जाता है। ठीक है, तो ये जब 18वीं शताब्दी चल रहा था, जब मुगल का शासन यहाँ पे चल रहा था, तब जो है जितने भी यहाँ पे नगर हुआ करते थे उनका जो है पतन होने लगा। ठीक है, और नए नगर बनने लगे। ठीक है, तो ये नए नगर जो है 19वीं शताब्दी में, अर्थात 19वीं शताब्दी नहीं बोलेंगे तो उससे पहले जो कंपनी के एजेंट थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एजेंट थे वो मद्रास में गए। कब? 1639 में, और वहीं 1690 में जो है कलकत्ता में जाते हैं। ठीक है, जब जाते हैं उसके बाद जो है 19वीं शताब्दी के मध्य में जो है ये कस्बे जो है बड़े शहर में बनने लगे थे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपके एनसीईआरटी किताब में जो है उलट पुलट करके इधर उधर करके बताया गया है, लेकिन मैं आपको सीरीज के तौर पर बताऊं बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको क्या समझाया कि 18वीं शताब्दी में जब मुगल का शासन था उस समय जो है नगरों का पतन होने लगा और नए नगरों का विकास होने लगा। किस प्रकार से विकास होने लगा? क्योंकि यहाँ पे जो है अंग्रेजों का शासन स्टार्ट होने लगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले ही जब कंपनी के एजेंट हुआ करते थे वो 1639 में जो है मद्रास में गए थे और 1690 में जो है कलकत्ता में गए थे और वहाँ पे जो है वो बस गए थे। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि ये धीरे धीरे जो है इस क्षेत्र को कब्जा करने लगे थे। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि 19वीं शताब्दी के मध्य में क्या होता है कि जो कस्बे हुआ करते थे मद्रास और कलकत्ता और एक बम्बई था, वो जो है एक बड़े शहर के रूप में जो है ये उभरने लगे थे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपका एनसीईआरटी किताब में इधर उधर करके बताया गया है, लेकिन मैं आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझा दिया है। ठीक है, मुगल सत्ता के क्रमिक क्षरण के कारण ही उसके शासन से संबंध नगरों का आवासन हो गया। मुगल राजनीतिक राजधानियां दिल्ली और आगरा ने अपना राजनीतिक प्रभुत्व खो दिया। दोस्तों आपको पता होगा कि जो मुगल शासक हुआ करते थे वो अपना राजधानियां दिन प्रतिदिन, अर्थात जितने भी शासक हुआ करते थे वो अपनी राजधानी अपने अकॉर्डिंग बनाते थे। ठीक है, अर्थात जो राजधानियां हुआ करती थी वो चेंज हुआ करती थी। ठीक है, चेंज होती जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है मुगल शासक जो है अपना राजधानी जो है चेंज करते रहते थे। ठीक है, तो ये तो आपको पता होगा, मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में चैप्टर 9 जो है शासक और इसमें इस चैप्टर में आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बता दिया था। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। नई क्षेत्रीय ताकतों का विकास, क्षेत्रीय राजधानियों लखनऊ, हैदराबाद, श्रीरंगपट्टनम, पूना जिसे आज पुणे कहा जाता था, नागपुर, बड़ौदा और तंजौर के बढ़ते महत्व से प्रचलित हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है इसके जरिए जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने लगा, बहुत ज्यादा विकसित होने लगा। ठीक है, व्यापारी, प्रशासक, शिल्पकार और अन्य लोग पुराने मुगल केंद्रों से नई राजधानियां की और कम और संरक्षण की तलाश में जो है जाने लगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो व्यापारी हुआ करते थे, प्रशासक, शिल्पकार और अन्य लोग, ये जो है क्षेत्र जो है, ये जो व्यक्ति हुआ करते थे वो नए नए क्षेत्रों पे, नए नए नगरों पे जाने लगे। क्यों? कार्य की तलाश में, कहीं ना कहीं इनको ज़्यादा रोजगार मिले, ज़्यादा इनकम मिले। इस प्रकार से जो है ये जो है नए क्षेत्र में जो है जाने लगे थे। ठीक है, अब आगे समझिए पुनर्निर्माण, अर्थात पुनर्गालियों ने
1510 ईस्वी में पणजी में, ठीक है। डचों ने 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में, अंग्रेज ने मद्रास में जो है 1639 ईस्वी में, और वहीं फ्रांसीसियों ने, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया होगा दोस्तों, माफ कीजिएगा, ठीक है। ये जो है 1763 होगा या फिर 1767 होगा, आप बुक में देख लीजिएगा, यहाँ पे गलती टाइपिंग हो गया है, इसके लिए माफ कीजिएगा, ठीक है। तो इस डेट में जो है पंडिचेरी में, ठीक है। तो ये जो है आज को जो है जिसे हम लोग पदुचेरी बोलते हैं, उसे उस बस्तियों में जो है ये जो है बस्तियाँ जो है बहुत ज़्यादा स्थापित होने लगी थी, इनका जो है नियोजन होने लगा था, ये नगरों का जो है नए नगर जो है इसके तौर पर जो है यहाँ पे निर्माण होने लगा था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ समझ सकते हैं, ठीक है। अब आगे समझिए मद्रास के बसावट और पृथक्करण, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको बताया था 3 शहर के महत्वपूर्ण 3 शहर थे, ठीक है, 3 बंदरगाह थे, जिसमें से पहला था मद्रास, ठीक है। तो इसके बारे में समझिए। कंपनी ने पहले सूरत में अपना केंद्र स्थापित किया और फिर पूर्वी तट पर कब्जा करने की कोशिश की, ठीक है। ब्रिटिश और फ्रांसीसी दक्षिणी भारत में लड़ाई में लगे थे, लेकिन 1760 में फ्रांसीसी की हार हो जाती है, उसके साथ जो है मद्रास भी उसमें सुरक्षित हो जाता है, ठीक है। और वाणिज्य केंद्र के रूप में जो है ये विकसित होने लगा था, ठीक है। तो इस तरह तरीके से देख सकते हैं कि जो मद्रास है उसका विकास किस प्रकार से हुआ, ठीक है। फोर्ट सेंट जॉर्ज एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। ये जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज ये जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था, जहाँ यूरोपीय लोग जो है रहते थे, और यह जो है अंग्रेजी पुरुष के लिए बहुत ज्यादा आरक्षित था, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको क्षेत्र का इस जो इलाका नाम जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है कि जो फोर्ट सेंट जॉर्ज ये है क्या। तो आप क्या बताइएगा कि जो एक फोर्ट सेंट जॉर्ज है ये एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थल है, जहाँ पे जो है यूरोपीय लोग जो है रहते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे आप बता सकते हैं। अधिकारियों को भारतीयों से शादी करने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। अगर कोई अंग्रेज है या फिर कोई भी है, वो जो है इसको जो है अनुमति नहीं थी शादी करने का, ठीक है। तो अधिकारित जो है उसको जो है भारत से शादी करने की जो है अनुमति नहीं थी। हालांकि अंग्रेज देश के अलावा पुर्तगाली को किले में रहने की अनुमति दी गई थी, क्योंकि वे यूरोपीय और ईसाई थे, इस कारणवश जो है इसे जो है यहाँ पे अनुमति मिलती है, लेकिन ये जो है कहीं ना कहीं ये जो है यूरोप हुआ करते थे और ये ईसाई भी हुआ करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे इनको अनुमति दी जाती थी, ठीक है। मद्रास का विकास गोरे की आवश्यकता के अनुसार किया गया था, ठीक है। जो मद्रास जो इलाका है, ये जो शहर है भारत का, ये भारत का जो निवास जो स्थल है मद्रास, इस पे जो है जो भी यहाँ पे किया गया, जैसे कि कोई भी भवन का निर्माण किया गया या फिर कोई सड़क का निर्माण किया गया, तो वो सारी चीज़ जो है गोरे के द्वारा किया गया। गोरे कहने का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो गोरे कहने का मतलब है अंग्रेज लोग, ठीक है। तो अंग्रेज के द्वारा जो है इस शहर का नियोजन किया गया, ठीक है। किस शहर का? न मद्रास का, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया होगा कि जो है मद्रास, ये इस क्षेत्र का नियोजन किसके द्वारा किया गया? ना गोरे के द्वारा, अर्थात अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि ये यहाँ पे जो है अंग्रेज का शासन था, इस कारणवश जो है अंग्रेज जो है यहाँ पे अपने हिसाब से जो है यहाँ पे नियोजन करते हैं, ठीक है। काला शहर भारतीयों का बसना, ठीक है। ये जो काला शहर होता था, मैंने आपको बताया था ब्लैक टाउन, ये जो है भारत का बसना था, मतलब भारत यहाँ पे रहते थे। पहले यह किले के बाहर था, ठीक है। ये जो है जहाँ पे किला हुआ करता था, सोचिए ये शहर है, इसके चारों तरफ किला किया गया है, तो इसके बाहर हुआ करता था ब्लैक टाउन। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसे जो है स्थानांतरित अर्थात ट्रांसफर किया गया, ठीक है। न्यू ब्लैक टाउन मंदिर और बाजार के आसपास रहने वाले क्वार्टर के साथ पारंपरिक भारतीय शहर जैसा था, ठीक है। जाति विशेष के मोहल्ले थे। मद्रास का विकास आसपास के कई गांवों को शामिल करके किया गया था। मद्रास शहर ने स्थानीय समुदाय के लिए कई अवसर प्रदान किए गए थे। विभिन्न समुदाय मद्रास शहर में अपनी विशिष्ट नौकरियां करते थे, ठीक है। और विभिन्न समुदाय के लोग ब्रिटिश सरकार के लिए जो है नौकरियां का प्रतिस्पर्धा भी करने लगे थे, कंपटीशन भी यहाँ पे जो है चलने लगा था, ठीक है। और धीरे धीरे परिवहन प्रणाली विकसित होने लगी थी। मद्रास के शहरीकरण का मतलब गांव के बीच के शहरों के भीतर लाना था, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप मद्रास के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही विस्तार ढंग से दोस्तों आप समझ में पा रहे होंगे, ठीक है। तो मद्रास के बारे में आपको मैंने A to Z कहानी बता दी। अब आगे समझिए कि जो कलकत्ता था, ठीक है, तो ये जो कलकत्ता था उसका नगर नियोजन क्या, किस प्रकार से जो है इसका नियोजन किया गया, ठीक है। ये जो शहर था इसका नियोजन किस प्रकार से होता है, सारी चीजें इसमें हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको भी जानते हैं। पूरी शहरी अंतरिक्ष और शहरी भूमि उपयोग के नक्शे की तैयारी के लिए नगर नियोजन
आवश्यक है। ठीक है, कलकत्ता शहर का विकास सुल्तानाती कोलकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों से हुआ था। ठीक है, और कंपनी ने गोविंदपुर गांव की एक साइट को वहां के एक किले का निर्माण के लिए मंजूरी भी दे दी थी। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया कि जो कलकत्ता है ये जो है इसका विकास के कारण जो है 3 जो है शहर जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसमें से पहला जो था वो था सुल्तानाती, वहीं दूसरा था कोलकाता। आप इन दोनों को बहुत ही एक मत समझिए कि कोलकाता और कलकत्ता ये दोनों एक है, लेकिन उस समय जो है कोलकाता ये जो है कोलकाता ये अलग क्षेत्र था। ठीक है, सुल्तानाती अलग क्षेत्र था, गोविंदपुर अलग क्षेत्र था। ठीक है, ये तीनों क्षेत्र को जो है मिला के इसका अच्छे से निर्माण करके जो है एक क्षेत्र का निर्माण किया गया, जिसे जो है वर्तमान में हम लोग कलकत्ता कहते हैं। ठीक है, इतना भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। कलकत्ता में नगर नियोजन धीरे धीरे फोर्ट विलियम से दूसरे हिस्सों में फैल गया। कलकत्ता के नगर नियोजन में लॉर्ड वेलेस्ली ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है दोस्तों, ये जो है लॉर्ड वेलेस्ली बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कहाँ, किसके तौर पर, कहाँ पे ना, कलकत्ता का नगर नियोजन पे। ठीक है, सरकार की सहायता से लॉटरी प्लान द्वारा नगर नियोजन के कार्य को आगे बढ़ाया जाने लगा और नगर नियोजन के लिए जो है फंड लॉटरी द्वारा जो है उठाए गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो है लॉर्ड वेलेस्ली इसका कितना ज़्यादा योगदान रहा है कलकत्ता का नगर नियोजन में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका भूमिका देख सकते हैं, किसका ना, लॉर्ड वेलेस्ली का। ठीक है दोस्तों, अब आगे समझिए। समिति ने कलकत्ता के लिए एक नया नक्शा बनाया था। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो नक्शा हुआ करता है ये नक्शा जो है ब्रिटिश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि अगर किसी भी क्षेत्र का जो है हम लोग का कोई भी क्षेत्र जो है उसका अगर उसमें सुधार करना है या फिर कोई भी चीज़ इसमें जो है अलग तरीके से लाना है तो उसका पहले हमको मैप के तौर पर उसको देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके तौर पर उसके बाद ही जो है इसका जो है नियोजन, इसका सुधार बहुत ही अच्छे ढंग से हो पाएगा। ठीक है, मैंने आपको ये समझा दिया था। शहर में सड़कें बनाई गई, अतिक्रमण के रिवर बैंक को साफ किया गया, कलकत्ता को स्वच्छ और रोग मुक्त बनाने के लिए कई झोपड़ियां और बस्तियां को विस्थापित किया गया और इन लोगों को कलकत्ता के बाहरी इलाकों में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो कलकत्ता है उसका नियोजन किस प्रकार से होता है, लॉर्ड वेलेस्ली का किस प्रकार से यहाँ पे भूमिका रहता है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब चलिए आगे समझते हैं। शहर में बार बार आग लगने के कारण सख्त भवन नियमन हो गया। ठीक है, छज्जे की छत पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और टाइलों की छत को अनिवार्य कर दिया गया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शहर में आधिकारिक हस्तक्षेप अधिक कठोर हो गया था। ब्रिटिश ने अधिक झोपड़ियों को हटा दिया और अन्य क्षेत्र की कीमत पर शहर के ब्रिटिश हिस्सों को विकसित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे किस प्रकार से कैसा होने लगा, किस प्रकार से झोपड़ियों को हटा जाने लगा। ठीक है, अन्य क्षेत्र को यहाँ पे शामिल किया जाने लगा, अर्थात नए नगरों का नियोजन किया जाने लगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और ये जो दोस्तों ये जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, जो कि ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक भी दे दिया है। ठीक है, आप वहां से भी जो है ज्वाइन हो सकते हैं और मैंने आपको ये जो पीडीएफ जो है टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके कारण जो है आपको पढ़ने में और भी ज़्यादा सहूलियत होगी, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। इन नीतियों ने सफेद शहर और काले शहर के नस्ल विभाजन को और गहरा कर दिया और स्वास्थ्य और अस्वस्थ्य के नए विभाजन में और तेजी आई। धीरे धीरे इन नीतियों के खिलाफ जनता का विरोध हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये इसके बारे में समझ रहे होंगे। अब चलिए आगे समझते हैं। भारतीय में साम्राज्यवादी विरोधी भावना और राष्ट्रवाद को मजबूत बनाया। ब्रिटिश चाहते थे कि बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे शहर ब्रिटिश साम्राज्य की भव्यता और अधिकार का प्रतिनिधित्व करें। ठीक है, कौन चाहते थे ना, ब्रिटिश। ठीक है, नगर नियोजन का उद्देश्य पश्चिमी सौंदर्य विस्तार विचारों के साथ साथ उनकी सावधानी पूर्वक और तर्कसंगत योजना और निष्पादन का प्रतिनिधित्व करना था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से दोस्तों आपका जो है कलकत्ता वाला टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कलकत्ता वाला टॉपिक भी जो है वो खत्म होता है। ठीक है दोस्तों, आपको कलकत्ता के बारे में आपसे किसी भी तरह का प्रश्न पूछे तो आप बता सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने A to Z जो है सारी कहानी आपको बता दी है कलकत्ता के बारे में। ठीक है, अब चलिए हमारा लास्ट जो है शहर, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है वो है
बम्बई में वास्तुकला। ठीक है, अब चलिए बम्बई के बारे में समझते हैं, वहां पे किस प्रकार से वास्तुकला हुआ करती थी, सारी चीजें यहाँ पे समझने वाले हैं बम्बई में। ठीक है, हालांकि सरकारी भवन मुख्य रूप से रक्षा, प्रशासन और वाणिज्य जैसी कार्यात्मक जरूरत की सेवा करते थे, लेकिन वे अक्सर राष्ट्रवाद, धार्मिक महिमा और शक्तियों के विचार का प्रदर्शन करने के लिए होते थे। बम्बई के पास शुरू में 7 द्वीप थे। ठीक है दोस्तों, ये जो है बम्बई, उसके सब पहले जो है 7 द्वीप जो है इसमें थे। ठीक है, बाद में जो है औपनिवेशिक भारत की वाणिज्य राजधानी बन गया। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र भी बन गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो बम्बई के पास 7 द्वीप थे, जिसके कारण जो वह जो है औपनिवेशिक शहर यहाँ पे बसाया गया, जिसके कारण वह जो है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र बन गया था। अंतर्राष्ट्रीय कहने का मतलब क्या है, इंटरनेशनल। ठीक है दोस्तों, आप इंटरनेशनल व्यापार बन गया था, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे होने लगा था। ठीक है, और ये जो है बम्बई कितना ज्यादा प्रसिद्ध शहर यहाँ पे उस समय बन गया था। ठीक है, बम्बई बंदरगाह मालवा से सिंध और राजस्थान का विकास हुआ और कई भारतीय व्यापारी को अमीर हो गए। ठीक है, बम्बई ने भारतीय पूंजीवादी वर्ग का विकास किया, जो पारसी, मारवाड़ी, कोंकणी, मुस्लिम, गुजराती, बेनिया, बोहरा, योधी और अर्मीनियाई जैसे विविध समुदाय से आए थे। ठीक है, तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि कहाँ से जो है किस किस धर्म से जो है क्षेत्र के लोग जो है यहाँ पे आने लगे थे। ठीक है, कपास की मांग जो है वृद्धि होने लगी थी। ठीक है, यहाँ पे जो बहुत ज्यादा कपास की मांग होती थी। ठीक है, अमेरिका गृहयुद्ध के समय और 1869 में स्वेज नहर के खुलने के दौरान बम्बई के आगे आर्थिक विकास हुआ था। ठीक है, बम्बई को भारत के सबसे महत्वपूर्ण शहर में एक घोषित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये मुंबई है, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध होने के कारण ये जो है भारत का महत्वपूर्ण शहर बन गया था और इसको घोषित भी कर दिया गया। बम्बई में भारतीय व्यापारियों ने सूती मिलों और भवन निर्माण गतिविधियों में निवेश करना शुरू कर दिया था। कई नई इमारतों का निर्माण किया गया, लेकिन उन्हें यूरोपीय शैली में बनाया गया था। ठीक है, आपको पता होगा, मैंने आपको पिछले भी बताया था कि जो यूरोपीय शैली हुआ करती थी उसके द्वारा, और जो भारत का जो शैली हुआ करती थी उसका मिक्सअप से जो है इमारतें, घरों का निर्माण किया जाने लगा था। ठीक है, लेकिन ये जो बम्बई हुआ करती थी, वहाँ पे जो है सिर्फ यूरोपीय शैली द्वारा जो है यहाँ पे इमारतों का निर्माण किया जाने लगा था। ठीक है, और यह सोचा गया था कि यह होगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे समझते हैं। इस तरह से कॉलोनी में घर पर महसूस करने के लिए यूरोपीय देश में विदेशी परिदृश्य को परिचित कराएं, उन्हें श्रेष्ठता, अधिकार और शक्ति का प्रतीक दें। ठीक है, भारतीय विषयों और औपनिवेशिक आचार्यों के बीच अंतर पैदा करने में शामिल करें। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे बात कही जाने लगी थी। अब चलिए आगे है कि सार्वजनिक निर्माण के लिए 3 व्यापक वास्तुकला शैलियों का उपयोग किया जाने लगा था। इनमें नव शास्त्रीय, वहीं पर दूसरा था नव गोथिक और तीसरा था इंडो सारा सैनिक शैलियाँ शामिल थी। ठीक है दोस्तों, और ये तीनों शैली के बारे में मैंने आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे ढंग से दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैंने आपको समझाया था। तीनों शैली के बारे में एक एक करके बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आया होगा, आपको याद होगा। ठीक है, अब चलिए अब समझते हैं भवन और वास्तुकला शैलियाँ। ठीक है दोस्तों, ये जो टॉपिक है दोस्तों आपका सबसे लास्ट टॉपिक है, आपका जो चैप्टर है उसका सबसे अंतिम टॉपिक जो है वो है भवन और वास्तुकला शैलियाँ। ठीक है, तो चलिए इसको भी जानते हैं। आर्किटेक्ट ने उस समय प्रचलित सौंदर्य विचार को प्रतिबिंबित किया। भवन ने उन लोगों की दृष्टि भी व्यक्त की जो उन्हें बनाते थे। ठीक है, स्थापत्य शैली को स्वाद को ढालती थी और शैलियों को लोकप्रिय बनाती थी और संस्कृति की आकृति को आकार देती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ समझे। अब चलिए ये लास्ट पॉइंट आप समझते हैं कि जो है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से औपनिवेशिक आदर्श का मुकाबला करने के लिए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वाद विकसित किए गए थे। ठीक है, और सांस्कृतिक संघर्ष की व्यापक प्रक्रियाओं के माध्यम से शैली बदलती गई और यहाँ पे जो है विकसित होने लगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप तीनों शहर के बारे में मैंने आपको बता दिया। मद्रास, कोलकाता, बम्बई, ये तीनों शहर जो थे बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रमुख केंद्र थे, बहुत ज्यादा प्रमुख बंदरगाह थे। ठीक है, तो ये दो दोस्तों आपको तीनों जो मैंने आपको बताया शहर के नाम, उसके बारे में जितने भी मैंने आपको बताया, सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी है। अब आपके एग्जाम में यदि इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न
प्रश्न पूछे तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से बता सकते हैं, ठीक है। अब चलिए मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि यदि आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ है तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है नोट्स सारे चीज़ जो है वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसके कारण बस जो है आपको बहुत ही ईजी तरीके से आपको प्राप्त हो सकता है, ठीक है। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, वहां से आप जो है टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।